नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो कि बिहार विधानसभा के भी सदस्य रहे, विधान परिषद के भी सदस्य रहे, लोकसभा के भी सांसद रहे और राज्यसभा के सांसद भी रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे। उनका नाम है नागमणि। नागमणि जी चारों सदनों में अपना प्रतिनिधित्व दे चुके हैं, और चाहे लालू प्रसाद यादव हो और चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों कभी नागमणि जी के दम पर अपनी राजनीति भी करते रहे हैं। और नागमणि जी का प्रभाव क्षेत्र खास तौर से बिहार, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में है। नागमणि जी ने अभी शोषित इनकलाब पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन किया है। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नागमणि जी से जानना चाहेंगे कि वे किस तरह की राजनीति का सूत्रपात करने जा रहे हैं, जिससे बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिले और वहाँ सभी जातियों का प्रतिनिधित्व देते हुए सभी समाज का उत्थान करने में वे आगे आए, और झारखंड और बिहार को लेकर उनकी क्या राजनीति रहेगी, किस तरह की रणनीति बनाई है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार नागमणि जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो है चारों सदनों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, राजनीति में काफ़ी जो है सक्रिय रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, सभी के बड़े नेता आपकी शक्ति का समय समय पर इस्तेमाल करते रहे हैं। अब आप अपने दम पर बिहार, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में विजय पताका फहराने के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी का शुरुआत किए हैं। इसके पीछे क्या मेन मकसद है? देखिए, मैं हिंदुस्तान के मैक्सिमम पार्टियों में रहा हूँ, और जितने भी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, ये तमाम जितने पार्टियां हैं, सभी पार्टियां प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। ये डेमोक्रेटिक पैटर्न पर काम नहीं करती है, बल्कि जैसे कांग्रेस को लीजिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गांधी है। ये दो के अलावा पार्टी में किसी का वैल्यू है नहीं, वैल्यू है। उसी तरह से बीजेपी को लीजिए, जो देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के चेयरमैन मानिए और मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर, दो नेताओं के अलावा बीजेपी में किसी का कोई वजूद नहीं है। उसी तरह से बिहार में राजद है, लालू जी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा तेजस्वी है। दो के अलावा किसी का वैल्यू नहीं है। जेडीयू को देखिए कि नीतीश कुमार चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर ललन सिंह है, उसके अलावा किसी का वजूद नहीं है। तो इसीलिए मैंने महसूस किया कि देश में प्रजातंत्र बिल्कुल एक तरह से समाप्त होते जा रहा है, और इसीलिए मैंने नई पार्टी शोषित इनकलाब पार्टी बनाई हूँ, जो बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से चलेगी, और हमने नए सोच और नए मुद्दे के साथ आया हूँ। नए सोच में हमारा 2-3 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब देश आज़ाद, जब गुलाम था, तो गुलामों पर अत्याचार, जुल्म, शोषण करने के लिए अंग्रेज ने पुलिस का व्यवस्था किया। आज भी आज़ाद हिंदुस्तान में पुलिस का वही रोल है, उतने ही उससे ज़्यादा पावर दे दिया गया। तो हमारी पार्टी का मानना है कि जैसे विदेश में पुलिस अगर आपके घर आती है तो लगेगा कोई मित्र आ गया, और हिंदुस्तान में पुलिस अगर किसी के घर जाती है तो लगेगा कोई जल्लाद आ गया। इसलिए पुलिस के पावर को हम कम करेंगे। पुलिस का काम होगा सिर्फ एफआईआर करना, सुपरविजन हम लोग मजिस्ट्रेट से करावेंगे, ताकि पुलिस का जो पावर है, शक्ति हो, कम हो।
दूसरा एक महत्वपूर्ण है न्यायपालिका का। न्यायपालिका में जो जमीन का केस या मर्डर वगैरह होता है, उसमें 15 साल, 20 साल, 25 साल तक केस चलते रहता है। आप सोचिए कि 20-25 साल के दरमियान हजारों हजार करोड़ रुपया हिंदुस्तान के आम लोगों को खर्च होता है वकील में, कोर्ट कचहरी और जेल में मिलने जुलने में। और उसी तरह से सरकार को भी 15-20-25 सालों में जो कैदी रहते हैं उनको खाना, कपड़ा, दवाई में हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च होता है। तो हमारी पार्टी का बिल्कुल सोच है कि 1 साल के अंदर में एट एनी कॉस्ट लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आपको देना है। उसमें सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि कोई अभियुक्त होता है, वो 10-20 बार अपना वकील से वो टाइम लेते रहता है। उसमें कानून बना दिया जाएगा कि जिसको सम्मन जाएगा, एक बार अगर अपनी बात कोर्ट में नहीं कहेगा तो जज फ्री होगा जजमेंट देने का। तो इससे आम जनता को भी बहुत फायदा होगा पूरे देश का, और सरकार को भी काफ़ी पैसा बचेगा। उसी तरह से जो शिक्षा नीति है, वह शिक्षा नीति बिल्कुल देश का माने एज ए होल बहुत ही खराब है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वो चपरासी क्लब से ज़्यादा नहीं बन सकता है। इसलिए ये जो मिड डे मील जो स्कूल में चल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं गरीब लोग के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन उसके लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्टर बहाल होगा जो खाना बनाएगा और बच्चों को वो खाना खिलाएगा। और उसमें हमारी जो शिक्षा नीति में स्पष्ट है कि चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या मुख्यमंत्री का, गजटेड पदाधिकारी डीएम एसपी का बेटा हो या एमएलए एमपी का, सभी को एट एनी कॉस्ट सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, ताकि ऑटोमेटिक रातों रात शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में जो है राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे परंपरागत राजनीति करने वाले दल हैं, उनके बीच में आप कहाँ महसूस करते हैं और कैसे जो है आप जो है जीत हासिल करेंगे 2025 विधानसभा में बिहार और झारखंड और दिल्ली में? देखिए, जो पार्टियां का नाम बता रहे हैं, लालू ने 15 साल तक सत्ता बिहार में कायम रखा। नीतीश कुमार का 16वां साल जा रहा है, और कांग्रेस का तो जमाना ही खत्म हो गया। देश में कहीं कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, बिहार में तो जीरो पर आउट है। तो ये दोनों जो लालू और नीतीश है, उससे आम जनता त्रस्त हो चुकी है। देखिए, 5 साल का शासन किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा समय होता है। 5 साल में जो परिवर्तन नहीं ला सकता है, वह 15 साल और 20 साल में क्या लाएगा? इसलिए वहाँ की आम जनता त्रस्त है। बिहार में सिर्फ जिस दिन अल्टरनेट कोई बनेगा, आप बिहार का सर्वे करा लिए, 100% आदमी यही बताएगा कि चूंकि विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग लाचारी में कोई आरजेडी को वोट कर देते हैं, कोई जेडीयू को वोट करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। आप मजबूत विकल्प साबित हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? तो इसीलिए हमारा साफ कहना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, और हमारा जो कोयरी समाज है वह 10% है। और ऐसी स्थिति में हमने पार्टी में ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि पार्टी सत्ता में आएगी तो कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनेगा और 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। पहला सबसे नेग्लेक्टेड कौम कुशवाहा और मुसलमान है, इसलिए मुसलमान को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे और उसको पुलिस विभाग जरूर देंगे, क्योंकि दंगे फसाद में मुसलमानों की स्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है। जब पुलिस मंत्रालय मुसलमानों के अधीन रहेगा, कोई सवाल नहीं उठता है कि कहीं कोई दंगा फसाद करने का साहस करेगा। उसी तरह से एक दलित
एक अति पिछड़ा, एक सवर्ण और एक यादव समाज से भी हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसी तरह से झारखंड में 24% मुसलमान है जो बुरी तरह से नेग्लेक्टेड कौम के तौर पर माना जाता है, तो वहाँ मुसलमान से हम सीएम बनाएंगे और डिप्टी सीएम वहाँ 5 अन्य बनाएंगे। एक कुशवाहा को वहाँ पुलिस विभाग दिलाएंगे, क्योंकि कुशवाहा एक ऐसा कम्युनिटी है, कोई समाज, जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उसी तरह से वहाँ एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक आदिवासी, एक सवर्ण और एक यादव समाज से भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। उसी तरह से दिल्ली में पूर्वांचल का 60% वोट है और 20% प्रवासी का है, यानी 80% जो यहाँ का वोटर है बिल्कुल निगलेक्टेड है। और ये पहले कांग्रेस और बीजेपी तो उल्लू बना करके वोट लेता ही था। सबसे बड़ा जलिया आदमी वो केजरीवाल है, जो पूर्वांचल प्रवासी का नाम लेके और शासन कर रहा है, जबकि जो पूर्वांचल का मुख्य समस्या है अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलाइज करना, आज तक इसने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलाइज करने के लिए कोई खास काम नहीं किया। तो यहाँ हमारी पार्टी पूर्वांचल से सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। एक डिप्टी सीएम में एक प्रवासी को हम देंगे, एक डिप्टी सीएम मुसलमान से देंगे और एक डिप्टी सीएम जाट और गुजर में से 2 में से एक देंगे, एक अति पिछड़ा, एक दलित, इस तरह से हम और एक पंजाबी समाज से देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो तीनों राज्य में जो हमारा परिकल्पना है, यही 5-6 तरह का मुख्य समाज है। और जब सब समाज को हिस्सेदारी बराबर देंगे, ऑटोमेटिक आम जनता का रुझान हमारे पार्टी के प्रति होगा। अच्छा, आप खास तौर से जो है बिहार और झारखंड में जो है बहुत सक्रिय रहे हैं राजनीति में, वहाँ के लिए जो है आपने अपनी पार्टी के लिए किस तरह की रणनीति बनाई और कैसे लोगों को जो है आप उनके लिए दरवाजे खुले रखना चाहते हैं? और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, कांग्रेस, इन पार्टियों से जो लोग आना चाहेंगे उनके लिए क्या आपकी जो है गाइडलाइन रहेगी? नहीं, देखिए, चूँकि मेरा कहना है कि सभी समाज को लेके हम चल रहे हैं, लेकिन जो नेग्लेक्टेड कौम है, खास तौर से मुसलमान और कोयरी समाज, ये दोनों का हम समीकरण बनाएंगे। मुस्लिम कोयरी समीकरण के साथ साथ अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण समाज को लेके हम चलेंगे। क्योंकि अभी तक 30 वर्षों से मुसलमान आंख बंद करके राजद को वोट देता है। क्यों? क्योंकि वही बीजेपी का विकल्प है। यादव और कोयरी समाज में 2-3% का ही फर्क पड़ता है, जबकि मैक्सिमम जगह मुसलमानों की लड़ाई यादवों से है, जबकि मुसलमानों का कोयरी समाज से कहीं लड़ाई है ही नहीं। तो जिस दिन मुसलमान सोच लेगा कि हमको बीजेपी का विकल्प बनाना है, राजद को छोड़ के जो ही शोषित इनकलाब पार्टी के साथ आएगा, तो ऑटोमेटिक बीजेपी का विकल्प बन जाएगा। मुस्लिम और कोयरी का एक समीकरण अगर 2 ही का ले लीजिए, तो ये पूरे बिहार में आम लोग मान जाएंगे कि वास्तव में बीजेपी का विकल्प है। तो वहाँ से बीजेपी से लड़ाई नहीं है। ये जो राजद सेकुलर के नाम पर जो मुसलमानों को ठगने का काम किया, बेवकूफ़ बनाने का काम किया, जो मुसलमानों के सुप्रीम नेता शाहबुद्दीन साहब थे, उनकी राबड़ी देवी सरकार में हत्या करने का प्रयास हुआ था। जब ये डेथ किए तो पूरा लालू खानदान दिल्ली में था, लेकिन मिट्टी तक देने नहीं गया। इससे दूसरा है कि मुसलमानों का सबसे एग्जिस्टेंस का सवाल था सीए एनआरसी का मुद्दा, उसमें भी आरजेडी का कहीं रोल नहीं था, कांग्रेस का कहीं रोल नहीं था। इसलिए मुसलमान पूरे देश में त्रस्त हो गया है ये सेकुलर पार्टियों से। हम बिल्कुल गारंटी के साथ इस बात को कहना चाहते हैं
आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे देश के पैमाने पर नहीं, हमारा फर्स्ट फेज में बिहार, झारखंड और दिल्ली में हम तमाम जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, सेकुलरिज्म में जो विश्वास करते हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, उन तमाम लोग को लेकर के हम चलेंगे। हम किसी जात को छोड़ के नहीं, बल्कि सबको जोड़ के चलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है बिहार में जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी रणनीति महसूस होती है कि जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को तहस नहस करके जो है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, उसी तरह से नीतीश की पार्टी को जो है छिन भिन करके उन्हीं के किसी एक आदमी को जो है मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है, क्योंकि 4 पैर वाले को बांध कर रख सकते हैं, लेकिन 2 पैर वाले जो आदमी होते हैं उनको बांध के नहीं रख सकते हैं। और पार्टी का एक्चुअल जो कैडर होगा वह किसी प्रलोभन में नहीं पड़ता है। तो ये सब तो सत्ता में जाने के लिए, कोई एमएलए एमपी बनने के लिए ये सब लोग ये सब पार्टियों में गए हैं, इसलिए इस तरह की पार्टी टूट जाती है। लेकिन आप देखें कि जो सीपीआई है, सीपीएम है, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं टूटती है। तो शोषित इनकलाब पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी हम बनाएंगे, जिसमें सबको बताना कि डेमोक्रेटिक सोच के तहत हम लोग इसको बनाएंगे, ताकि हर तबका, हर लोग एहसास करे कि सभी जाति, संप्रदाय और एक नए सोच और नए मुद्दे के साथ हमने पार्टी बनाया। तो ये माना जाए कि आप जो है बिहार, झारखंड, दिल्ली में जो जातीय समीकरण की राजनीति लोग करते हैं, उस तरह से आप ना करके, बल्कि उन जातियों को वास्तविक प्रतिनिधित्व देते हुए एक छत्र रूप से जो है उनको राजनीति में सक्रिय करने की रणनीति बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा है कि एक जातीय समीकरण तो एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन हम सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलेंगे और टारगेट एक ही है कि कैसे हम बिहार, झारखंड, दिल्ली और देश में के आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, उसमें कैसे कौन कौन सी नीति अपनाया जाए जिससे हमारा देश मजबूत बने। अब आप बताओ कि विदेश नीति, आप देखिए, विदेश नीति का पहला फंडामेंटल सिद्धांत है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बनाना। अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबसे खराब संबंध है भारत का, और ये जो नेपाल जो भारत पर डिपेंडेंट था, वो भी आंख गुड़ेर के देख रहा है भारत को। तो ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है कि चाहे विदेश नीति हो या स्वदेश नीति हो। जब ये बीजेपी की सरकार तो औने पौने दाम में देश की संपत्ति को बेच रहा है, और मुझे डर इस बात का है, आपके चैनल के माध्यम से, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुझे डर है कि जो श्रीलंका का हाल हुआ, श्रीलंका के ही पैटर्न पर भारत चल रहा है। श्रीलंका में भी जो राजपक्षे था वो सो कॉल्ड पॉपुलर था। जब महंगाई बढ़ा दिया चरम सीमा पर, तो उनके जो अंधभक्त थे हिंदू, उसको डाइवर्ट करने के लिए वहाँ मुस्लिम महिलाओं पर, बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जो उनके अंधभक्त थे हिंदू, बड़ा खुश हुआ कि मुसलमानों के खिलाफ राजपक्षे ने बड़ी शानदार काम किया। वही यहाँ मोदी जी भी कर रहे हैं। 370 धारा, बाबरी मस्जिद को समाप्त करके मंदिर बनाना, ये सब जो मुसलमानों को, हिंदू मुसलमान बीजेपी से करने वाली पार्टी है, उसी तरह से श्रीलंका में पहले ये देश की संपत्ति को पौने दाम बेच रहा था, वहाँ भी विरोध हुआ, लेकिन विरोध होते होते ऐसा हो गया कि आम लोग के पेट पर खाने के लाले पड़ गए। तो भारत में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर बीजेपी की सरकार औने पौने में उपक्रम को और देश की संपत्ति को बेच रही है। तो मुझे डर है कि ऐसा नहीं कि श्रीलंका का हाल भारत में हो।
इसलिए यहाँ की आम जनता बिल्कुल सोच समझ करके पार्टियों को सपोर्ट करे, ताकि जब तक बीजेपी को इस तरह का सपोर्ट होते रहेगा इसका तो मन बढ़ते जाएगा। इसलिए जनता सुप्रीम होती है डेमोक्रेसी में, इसलिए जनता को बिल्कुल हम होशियार करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते हैं कि 2024 तो हमारा है ही, 29 में भी जो है हम ही जो है सत्ता में जो है वापसी करेंगे, क्योंकि विपक्ष कमजोर है। इस पर आप क्या कहेंगे, विपक्ष कैसे मजबूत हो जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटा सके? देखिए, पूरे हिंदुस्तान की आम जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त है, लेकिन लोग जरूर कहते हैं कि विकल्प नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लागू की थी, जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो लोगों ने कहा कि ओपोजिशन तो सब जेल में है, लड़ेगा क्या। लेकिन एक सप्ताह के अंदर में सब जेल से छूटा और इस तरह का एटमॉस्फेयर बना कि 7 स्टेट में कांग्रेस नील हो गई। और मोरारजी देसाई कोई बड़े नेता के तौर पर नहीं होते थे, उनको लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। तो आम जनता डेमोक्रेसी में आम जनता मालिक है, सुप्रीम है। रातों रात एक विकल्प बनेगा जो बीजेपी को बिल्कुल धराशायी कर देगा। धन्यवाद।